नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DS ऑफिशियल शिक्षा में। तो साथियों, इतिहास के क्रम में हमने इल्तुतमिश तक देख लिया था। आइए उसके आज आगे के राजाओं को देखते हैं। तो रुकनुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे अपनी मृत्यु के पूर्व अपना राज्य अपनी पुत्री रजिया को सौंपने की इच्छा व्यक्त की थी। इसका कारण यह था कि उसके योग्य बड़े पुत्र लखनौती के शासक नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो चुकी थी तथा उसका छोटा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज एक दुर्बल और अक्षम व्यक्ति था। उसने तुर्क अमीर एक स्त्री को राज्य करते हुए देखा अपना अपमान समझते थे। जो तुर्क अमीर थे वो एक स्त्री को राज्य करते हुए नहीं देख सकते थे। अतः अनेक तुर्क अमीरों, फिरोज शाह की माता शाह तुर्काना और अनेक अक्तादारों के षड्यंत्र कर रुकनुद्दीन फिरोज को 1236 ईस्वी में सुल्तान घोषित कर दिया। वास्तविक सत्ता शाह तुर्काना फिरोज की मां के हाथों में चली गई। यह एक क्रूर महिला थी। दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रजिया लाल वस्त्र पहनकर न्याय की मांग का प्रतीक नमाज के अवसर पर जनता के सम्मुख उपस्थित हुई। उसने तुर्कान के अत्याचारों व राज्य में फैली अव्यवस्था का वर्णन किया तथा आश्वासन दिया कि वह शासक बनकर शांति व्यवस्था सुस्थापित करेगी। रजिया से तुर्क अमीर और आम जनमानस प्रभावित हो उठे। क्रुद्ध जनता ने राजमहल पर आक्रमण कर शाह तुर्काना को गिरफ्तार कर लिया एवं रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया। रजिया को अपने दो भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। वह केवल 3 वर्षों तक शासन कर पाई। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग दिया और पुरुषों के समान कुबा, कोटा और कुलाह टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी तथा शासन कार्य संभालती थी। याकूब खां की हत्या कर रजिया को तबर हिंद भटिंडा में बंदी बना लिया गया, परंतु रजिया ने अपने को बंदी बनाने वाले सरदार अल्लुनिया को अपने पक्ष में कर लिया, जिसके पश्चात रजिया ने अल्लुनिया से विवाह कर दिल्ली को फिर से विजय करने की असफल कोशिश की। उन्हें भटिंडा वापस लौटना पड़ा, परंतु कैथल हरियाणा के पास 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कुछ डाकुओं द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग दिया और पुरुषों के समान कुबा, कोट और कुलाह टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी तथा शासन कार्य संभालती थी। रजिया के पश्चात 1240 ईस्वी में बहराम शाह सुल्तान बना, परंतु कुछ वर्षों तक ही गद्दी पर रह सका। वह नाम मात्र का सुल्तान था। राज्य की वास्तविक शक्ति का संचालन गुलामों का दल करता था। शासक पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए तुर्की अमीरों ने नायब ए मामलिकात संरक्षक का पद बनाया और उसे ऐतगीन को बहाल कर दिया। बहराम शाह ने ऐतगीन की हत्या की, जिससे तुर्क अमीर भयभीत हो चुके। इन लोगों ने सुल्तान को प्रदूषित करने का षड्यंत्र रचा। सुल्तान की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 1241 ईस्वी में लाहौर पर मंगोलों के आक्रमण कर दिया तथा 13 मई 1242 को बहराम शाह की हत्या कर दी गई। इसके पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 यह एक अयोग्य व्यक्ति था जो नाम मात्र का शासक बना। बलबन ने षड्यंत्र कर मशहूर शाह को गद्दी से हटाकर कैद कर लिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 10 जून 1246 को युवा नसरुद्दीन महमूद शमसी मलिकों द्वारा सुल्तान के पद पर आसीन हुआ। उसने तुर्क अमीरों की शक्ति के अनुमान लगाकर संपूर्ण सत्ता 40 सरगना और नायब बलबन के हाथों में सौंप दी। 1249 ईस्वी में बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायब ए मामलकात का पद दिया। 1266 में नसरुद्दीन की अचानक मृत्यु हो गई। वह शमसी वंश का अंतिम शासक था। इसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अगला शासक गयासुद्दीन बलबन बन गया।
बलबन 1265 से 1287 ईस्वी उलू खां नामक एक तुर्क सरदार 1265 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। वह अपनी खिताबी नाम बदलकर बलबन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसने बलबनी वंश की स्थापना की। बलबन राजपथ की शक्ति और प्रतिष्ठा को अभिवृद्धि करने के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहा। इतिहासकार बर्नी ने लिखा है कि बलबन कहता है कि जब मैं किसी नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं और क्रोध से मेरा हाथ उसे मारने के लिए तलवार पर चला जाता है। बलबन वह सुल्तान था जिसे राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसने राजत्व को नियाबते खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त राजा को जिल्ले इलाही कहा। सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबार में फारसी परंपरा सजदा यानी घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबार में फारसी परंपरा सजदा, घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना तथा पैबोस पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना जैसी प्रथाएं आरंभ की थी। स्वयं को राज्य की परिस्थितियों से परिचित रखने के लिए गुप्तचर प्रणाली का आरंभ की। गुप्तचर को बरीद कहा जाता था। इसने 40 दल के नायब पद को पूर्णतः समाप्त कर दिया। दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा बने मंगोलों का सामना करने के लिए बलबन ने एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सेना संगठित की। इस प्रयोजन से उसे सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज का पुनर्गठन किया। विरोधियों एवं लुटेरों से अपने राज्य की रक्षा करने के लिए बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। इसने अनेक लुटेरों का दूर तक पीछा कर उनकी हत्या कर दी जाती थी। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया। बर्नी लिखता है कि 1286 में बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पैरों दारुन अमन के कब्रिस्तान को ले जाते हुए अपने सिर पर धूली फेंकी। उन्होंने 40 दिन तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया और सोए नहीं, जमीन पर सोए। बलबन की मृत्यु 1286 में हुई। कैकूबाद 1287 से 1290 राज्यारोहण के समय कैकूबाद की आयु मात्र 17 वर्ष की थी। उसका पालन पोषण उसके दादा बलबन के संरक्षण में हुआ था। वह शराबी स्त्री प्रसंग विलासिता के जीवन में लिप्त हो गया। वह राजगद्दी पर बैठते ही कहा जाता है कि वह अपने दुर्बल पुत्रों के हाथ से गद्दी छीन लेना उसका मुख्य उद्देश्य था, किंतु एक अन्य लेखक का कहना है कि कैकूबाद को उचित सलाह देना चाहता था जिससे वह अमोद प्रबोध का जीवन त्याग कर राजकाज की ओर ध्यान दे। कुछ ही समय पश्चात कैकूबाद लकवाग्रस्त हो गया, इसलिए तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र जो अभी शिशु था शमसुद्दीन क्यूमर्स के नाम से सिंहासन पर बैठा दिया। 3 माह पश्चात क्यूमर्स को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर जलालुद्दीन सुल्तान बन गया। इस प्रकार इलबरी तुर्कों का शासन समाप्त हुआ और भारत में खिलजी वंश सत्ता की स्थापना हुई। खिलजी वंश स्थापित हो गया। साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। खिलजी वंश को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।